वाल्मीकि को सब लोग जानते हैं ना, और कानपुर वाले तो जानते ही हैं। वाल्मीकि जी का अपना बहुत बड़ा सा आश्रम है। क्या कहाँ पर है? बिठूर में है ना। तो वाल्मीकि जी की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसके लिए वो फेमस है पूरे दुनिया भर में, वो है रामायण। कब लिखी पता नहीं, राम हुए नहीं हुए पता नहीं, कब हुए कब नहीं हुए मालूम नहीं, लेकिन हाँ इधर के 1-2 हज़ार साल में तो नहीं हुए है ना। इधर के 1-2 हज़ार साल का तो सारा हिस्ट्री पता है, तो इधर तो नहीं हुए हैं तो बहुत पहले ही हुए हैं। और उस समय में अगर प्रकाश इसमें आसमान के अंदर में कौन से तारे कहाँ हैं और कौन सा चांद कहाँ है और कैसे घूमता है, उसकी अगर जानकारियाँ हैं तो ये एक अच्छा विषय है पता करने का कि क्या है क्या नहीं है। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं, इनके जो डेट्स हैं कि ये कब पैदा कब के थे, ये इनका एरा क्या था, इसके बारे में बहुत तरह तरह के लोगों ने चीज़ें निकाली हैं। रामायण में से ही कुछ कुछ एविडेंसेस निकाले हैं, और कोई कुछ 5th सेंचुरी बीसी, कोई 1st सेंचुरी बीसी, कोई और ज़्यादा हज़ार, ऐसे 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 चलता है इनके काल। और ये भी कहानी सबको पता है कि वाल्मीकि के पहले जो थे वो डाकू हुआ करते थे, और नाम उनका रत्नाकर हुआ करता था। और उसके बाद फिर कौन आए थे, कोई मुनि आए थे ना, कौन से? नारद मुनि आए थे और रत्नाकर उनको लूटने के लिए गए, और उन्होंने क्या किया, उनसे सवाल पूछा कि ये जो पाप कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, वो किसके लिए कर रहे हो? तो उन्होंने कहा परिवार के लिए कर रहे हैं। का पाप का जब फल मिलेगा तो परिवार पर शेयर करेंगे क्या? और जब वो परिवार से पूछने गया और परिवार वालों ने मना कर दिया शेयर करने से, तब फिर वो रत्नाकर से वाल्मीकि बने। अब रामचंद्र जी का युग और वाल्मीकि का युग एक जैसा हो सकता है, प्रचलन तो यही है, कथा तो यही है कि जो वाल्मीकि का आश्रम था वहीं पर वो सीता जी ने लवकुश को जन्म दिया था, और वो पढ़े बढ़े थे वहीं पे, और लवकुश पैदा हुए उस समय वाल्मीकि जी की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, है ना। तो इसलिए राम का पूरा चरित्र जो है उन्होंने अपनी युवावस्था में देखा होगा, तो उनके कंटेम्प्ररी होना चाहिए, लेकिन मालूम नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो ये सब वाल्मीकि जी के बारे में बातें हैं। अब इस रामायण के अंदर में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, वहाँ पर रामायण में वाल्मीकि ने प्लैनेट्स के पोजीशंस बताए हैं। कुछ कुछ ये यहाँ था, वो वहाँ था, वो वहाँ था। तो वो जो उन्होंने लिखा है, वो कविता लिख रहे थे तो मात्रा मिलाने के लिए लिख दिया होगा, या उनको पता था कि हाँ इस समय में ये, चूँकि राम के ही समय में वो थे तो उनको मालूम था कि किस दिन कौन सा प्लैनेट्स कहाँ है क्या नहीं है। वो तो कई सारी उसके अंदर में आती हैं। हम 3 की चर्चा करेंगे। एक राम के जन्म के समय की, है ना, और एक अभी वो कोई राम का भजन की कोई चर्चा हो रही थी ना, तिवारी कुछ हो रहा था ना, हाँ कुछ हो रहा था। तो एक उनके जन्म के समय की चर्चा करेंगे, एक जिस समय उनको वनवास मिला उसकी चर्चा करेंगे, और एक जब उन्होंने खरदूषण के साथ युद्ध किया था उसकी चर्चा करेंगे। रामायण के अंदर में और भी कई सारी जगह पर हैं, लेकिन मैं इन 3 की ही चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, तो मैं 3 ही के लिए तैयारी करके आया हूँ। ओके, तो रामचंद्र जी का जन्म कैसे हुआ था? रामचंद्र जी का जन्म कैसे हुआ था? खीर से हुआ था। अभी आप लोग खीर की चर्चा कर रहे थे, व्यंजन कर रहे थे ना, खीर की चर्चा, तो उसी खीर से रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो व्यंजन का बहुत अलग अलग किस्म का उपयोग होता है। और रामायण में उनके जन्म के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में, वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है
ततो यज्ञ समाप्ते। अरे मिश्रा जी बहुत अच्छे से संस्कृत पढ़ते हैं। हाँ ओके। तो ततो यज्ञ समाप्ते तु ऋतुना षट समुत्य। ये तो समय है कि जब यज्ञ समाप्त हुआ उसके बाद 6 ऋतुएं गुजर गई और ततश्च द्वादशे मासे 12 महीने गुजर गए और उसका चैत्र में नवमी की तिथि में, हाँ, कब हुआ था राम का जन्म? चैत्र के नवमी तिथि में। और मेरा जन्म कब हुआ था पता है आपको? चैत्र की 9वीं तिथि में। ओके अब इसके आगे का जो ये श्लोक है अगला, ये महत्वपूर्ण है। यहां देखिए, नक्षत्रे अदिति दैवत्य। मैं ये सब एक्सप्लेन करूंगा अभी कि नक्षत्र किसको कह रहे हैं। अदिति जिसके देवता हैं वो वाला नक्षत्र है ये। और सोच संस्थेषु ऐसा लिखा है जो उच्च स्थान पर। कौन? पंचसु ग्रहेषु, 5 ग्रह जो हैं सो अपने उच्च स्थान पर हैं। ये सब मैं अभी थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, मैंने भी अभी कल ही परसों सीखा ये सब। हाँ तो 5 ग्रह जो हैं, पंचसु ग्रहेषु, 5 ग्रह जो हैं वो अपने उच्च स्थान के ऊपर हैं। और कर्कटे लग्ने, कर्क जो उनका जन्म का लग्न है वो कर्क है। मेरा भी जन्म का लग्न कर्क है। और वाक्पताव, ये बृहस्पति के लिए है वाक्पताव। और इंदु तो आप जानते हैं ना, चंद्रमा के लिए। तो ये बृहस्पति और चंद्रमा, बृहस्पति चंद्रमा के साथ प्रोद्यमाने यानी उदित हो रहा है या आ रहा है, इट्स कमिंग अप। कहां आ रहा है? तो इस कर्क की जो राशि है उसके अंदर में बृहस्पति और ये चंद्रमा ये आ रहे हैं, जस्ट राइज कर रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं वहां पर। और इसके बाद ये सब तो उनकी भक्ति है, जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम वगैरह वगैरह, ये उनकी भक्ति है। तो ये जो एस्ट्रोनॉमी की बात यहां पर हुई है इस जगह पर, यहां से नक्षत्र से लेकर के और प्रोद्यमाने तक, उसकी थोड़ी हम लोग जानकारी प्राप्त करें कि ये सब क्या चीजें हैं। तो उसमें देखिए एक बात आई थी कि उनका जो लग्न है वो कर्क है, जन्म लग्न है कर्क है। मैंने समराइज कर दिया है उसको। नक्षत्र है जिसके देवता अदिति हैं और 5 ग्रह हैं जो अपने उच्च स्थान पर हैं, अंग्रेजी में उसके एक्सॉल्टेड पोजीशंस कहते हैं। और बृहस्पति और चंद्रमा ये कर्क में, कर्क को अंग्रेजी में कैंसर कहते हैं, तो उसमें राइज कर रहे हैं, उसमें पहुंच रहे हैं। और चैत्र का वो 9वीं का दिन है। ये इतनी समरी उस श्लोक में से प्लैनेट्स के बारे में या एस्ट्रोनॉमी के बारे में निकल करके आ रही है। अच्छी बात। अब आगे देखें, अपने यहाँ को एस्ट्रोनॉमी का जो विज्ञान है वो उसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है। और हम लोग मुख्य रूप से गणित के लिए जाने जाते हैं, है ना, गणित के लिए जाने जाते हैं ना। वो पूछ रहे थे पहले टॉक में कि 1 2 3 4 वाला सिस्टम कहाँ से आ गया है? उसको क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 वाली जो गिनती होती है उसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं। और डेसिमल सिस्टम कहाँ से आ गया? भारत से आया। भारत के अंदर में किसने आया? ये भी अपना एक बड़ा उसका लंबा इतिहास है, उस पर एक अलग टॉक बनती है। भारत से निकल करके आया। और कंप्यूटर में कौन से सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। वो सबसे पहले कहां से आ गया? किसने कर दिया इंडिया में? किसने? आर्यभट्ट ने, पिंगला ने। गुड, पिंगला ने, पाणिनि के ही कंटेम्पररी पिंगला। और पाणिनि जैसे ग्रामर के अंदर में महारत हासिल थी, तो जो ये पिंगला हैं वो छंद शास्त्र के अंदर में, और छंदों में किस तरह से छोटी वाली मात्रा, बड़ी वाली मात्रा, ये कैसे किस क्रम में आती हैं, उनके ऊपर उनका शोध था। और उसके क्रम में उन्होंने वो बाइनरी नंबर सिस्टम को ईजाद किया, जो कि बाद में गणित में और कंप्यूटेशन के अंदर में इस्तेमाल नहीं हुआ। वो चूँकि म्यूज़िक में और आर्ट में
थे और वो वहाँ तक पहुँचा नहीं वो, तो लिबनिज ने और जब बाइनरी सिस्टम बनाया तब वो हमारे कंप्यूटेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल हुआ। तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर में हम लोग की बड़ी पुरानी स्पेस के अंदर में क्या है, आकाश के अंदर में क्या है, वो बड़ा पुराना इतिहास है और वहाँ से वो इतिहास अभी तक भी चल रहा है। अभी इस समय में भारत सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर में किस चीज़ के लिए लीडर की तरह देखा जाता है? स्पेस साइंस, है ना, स्पेस साइंस। अब जो इसरो से जो 108 सैटेलाइट्स एक बार में चले जाते हैं, जगह जगह देश वाले अपने इसरो को देते हैं कि भैया मेरा लॉन्च कर दो, मेरा लॉन्च कर दो। चंद्रयान चला जाता है, मंगल चला जाता है, बहुत सस्ते में बन जाती है सारी टेक्नोलॉजी और जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है ना। आप जानते हैं ना, मंगलयान पहली बार के अंदर में उसके ऑर्बिट में इंसर्ट करा देना, ये जितने भी 13-14 प्रयास हुए हैं, एक ही बार हुआ है भारत ने जो किया अभी हाल के अंदर में, पहली बार में कभी नहीं गया क्योंकि काफ़ी कठिन होता है वो और मंगल बहुत दूर भी होता है। 20 मिनट लगते हैं रोशनी को आने में, जिस समय वो फारदेस्ट रहता है, तो कुछ वहाँ पर उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जब 20 मिनट लाइट को आके आने में लगते हैं तो अर्थ कंट्रोल सिस्टम कुछ नहीं कर सकता है। अर्थ कंट्रोल सिस्टम से आप कुछ भी वहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्योंकि कोई भी सिग्नल आप भेजोगे तो 20 मिनट उसको जाने में लगेगा। तो उस प्रकार का पूरा ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बना करके भेजना जिसमें कि जो कुछ भी वहाँ होना है उसका वहाँ पर सेल्फ कंट्रोल्ड ऑपरेशन होता रहे, कब कौन सा पैनल खुले, कब कौन सा पैनल टिल्ट हो, कब कौन सा रॉकेट छोड़े, क्या हो क्या नहीं हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वो सब कुछ एक बार में यहाँ बैठ करके सोच करके बना डालना और उसके बाद फिर भेज देना और उसके बाद चैन से चाय पीना, ये बहुत कठिन काम है। लेकिन हमने किया, वो काम भारत ने किया। तो एस्ट्रोनॉमी को अगर देखें तो बहुत पुराना हमें दिखता है। ये कुछ लोग हैं एस्ट्रोनॉमी जो प्रसिद्ध लोग हैं और ये उनका कालखंड है। ये कुछ जो उन्होंने किताबें लिखी हैं या कुछ खास काम किए हैं। ये सिर्फ इतना बताने के लिए है कि हाँ, एस्ट्रोनॉमी पुराने ज़माने से हमारे यहाँ उसकी परंपरा रही है। तो इसलिए अगर वाल्मीकि रामायण के अंदर में वैसा कुछ लिखते हैं तो वो उसी परंपरा को और पीछे ले जा रहे हैं। ये सब लोग हैं, ये नीलकंठ सोमाया, ये केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, ये लास्ट इनका नाम लिया जाता है। उसके बाद लगातार अब अलग अलग नाम देने की ज़रूरत नहीं है, अब तो पूरा इंस्टीट्यूशंस जो है वो उस तरीके का होता है। ये जो लग्न वगैरह है उसको समझने के लिए थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा अपने को कि सूरज है और सूरज के चारों बगल धरती इस प्रकार से परिक्रमा करती है एक साल में एक बार, है ना, और फिर अपनी जगह पर अपने 24 घंटे में एक बार घूमती है, वो अलग है। और हम जो आकाश देखते हैं वो धरती पर से देखते हैं और उसको करते हैं। लेकिन जो ये एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं या जो ज्योतिष करते हैं उन लोगों को ये आप जो ज्योतिष करते हैं उनके पास तो बने बनाए पंचांग हो गए हैं, तो उनको केवल देखना होता है। लेकिन जिन्होंने ये पंचांग बनाया होगा उन्होंने बहुत ऑब्जर्वेशंस किए होंगे, बहुत कैलकुलेशंस किए होंगे, क्योंकि धरती घूमती है उसका पूरा हिसाब इनको लेना पड़ता है। आकाश जो हमें दिखता है वो धरती से दिखता है और जो होता है वो ऐसा होता है कि सूरज है, उसके चारों बगल धरती घूम रही है, यहाँ पे ये घूम रहा है और यहाँ से मुझे आकाश दिखता है, ऐसा। तो खैर हमें तो काफ़ी जानकारियाँ हैं, इसलिए हमारे लिए मामला बहुत आसान है। तो ये जो सन के चारों बगल ऐसा घूमता है धरती, इसको एक्लिप्टिक्स कहते हैं, है ना। धरती जो ऐसे चारों बगल घूमती है, वो जो प्लेन हो गया वो एक्लिप्टिक कहलाता है। और उसको आप एक्सटेंड कर दो सब तरफ, क्योंकि दूरी तो अपने को महत्वपूर्ण है नहीं, दूरी केवल दिशा महत्वपूर्ण है। सब तरफ एक्सटेंड कर दो आप, इस प्लेन को पूरे में फैला दो और केवल दिशा देखो, डेप्थ नहीं देखना अपने को, केवल दिशा देखना। तो पूरे में फैला देंगे तो इधर से लेकर के इधर से लेके इधर से लेकर के इधर तक फैला हुआ है, राइट। और जो धरती घूमती है उसके घूमने का कुछ अक्ष है
और वो ऐसा गोल 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 घूमती है यहाँ पे, तो उसका जो अक्ष है और ऐसा जो गोल गोल घूमती है, वहाँ से अलग प्लेन बनाओ जिस प्लेन के अंदर में उसका घूमना हो रहा है। ये दोनों प्लेन एक दूसरे से कुछ 23 डिग्री के ऊपर झुके हुए हैं। दो प्लेन समझ आ रहे हैं ना? एक सूरज है और धरती ऐसा घूम रही है, तो एक प्लेन तो ये हो गया जिसको एक्लिप्टिस कह दिया। फिर धरती जो है वो जो घूम रही है उसका अपना एक एक्सिस है और वो ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ये जो ऐसे ऐसे घूम रही है इसको भी, प्लेन को भी एक्सटेंड कर दीजिए, तो दो प्लेन हो गए, राइट। तो दो प्लेन अगर हो गए एक दूसरे के ऊपर कुछ एंगल बनाते हुए, तो वो एक रेखा के ऊपर कटेंगे, ठीक ना, एक रेखा के ऊपर कटेंगे, तो उसको वो इक्विनॉक्स वगैरह कहते हैं। और वहां से दिशा की काउंटिंग शुरू होती है, और वो यहां पर है, वो इस जगह पर दिखाया गया है। तो ये जो दिशा है ये यहां से शुरू होता है, और यहां से अगर आप ऐसे घूम जाओ तो पूरे 360 डिग्री घूम जाओगे, है ना। इस 360 डिग्री को 12 भाग में बांट दिया, 30-30 डिग्री के भाग हो गए, ठीक है। और वो 12 भाग में जो बांट दिया 30-30 डिग्री का, वो एक एक जोडियाक कहते हैं या एक एक राशि कहते हैं। वो पहला ये मेष हो गया, एरिस जिसको कहते हैं, फिर वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है और मीन है। ये 12 राशियां हैं। तो ये 12 राशियां 30-30 डिग्री के खंड हैं दिशा के अंदर में। ये दिशा हो गई तो ये मेष हो गया, ये वाली दिशा हो गई तो वृषभ हो गया, उसके बगल वाला 30 डिग्री का दिशा है तो फिर मिथुन हो गया। तो ऐसे ये 30-30 डिग्री के बटे हुए, और ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है क्योंकि सन फिक्स्ड है और सन के बगल में ये सब फिक्स्ड है। और जो तारे होते हैं, असली वाले तारे, हाँ, असली वाले तारे मतलब आकाश में दिन में तारे देखना, ये एक मुहावरा होता है। हाँ, दिन में तारे देखना मतलब दिन में तारे देखना का क्या मतलब है? वो मुहावरे का बहुत कठिनाई होना, लेकिन कोई भी कठिनाई नहीं है। दिन में तो तारा रो ऐसे ही दिख जाता है बिना कठिनाई के। हाँ, एक ही दिखता है, हालांकि बाकी नहीं दिखते हैं, एक ही दिखता है, राइट। तो जो सूरज है वो अपना एक तारा है जो दिन में दिखता है, और रात के अंदर में हजारों दिखते हैं। अगर पॉल्यूशंस वगैरह कम हो तो यहाँ से वहाँ तक तारे ही तारे दिखते हैं। लेकिन उसके अंदर में कुछ हमारे प्लैनेट्स भी है, राइट। वो जो तारे हैं, असली वाले तारे, वो अलग हैं। और उसके बाद प्लैनेट्स जो धरती के अलावा जो बाकी चीज़ें घूम रही हैं, जुपिटर है और मरकरी है और वेनस है, ये सब जो घूम रहे हैं, तो वो प्लैनेट्स भी दिखते हैं उसी आसमान के अंदर में। वो भी तारे ही जैसे दिखते हैं, थोड़ा ब्राइट ज़्यादा दिखते हैं अक्सर, लेकिन वो तारे ही जैसे दिखते हैं। तो वो नहीं, वो ग्रह हो गए। जो तारे हैं एक्चुअल, जिसके अंदर हाइड्रोजन का हीलियम बन रहा है, बृहस्पति के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम नहीं बन रहा है, नहीं। मंगल के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम नहीं बन रहा है, शनि के अंदर नहीं बन रहा है, चंद्रमा के अंदर नहीं बन रहा है। तो जिनके अंदर हाइड्रोजन का हीलियम बनता है वही होते हैं असली वाले तारे। और वो तारे जो हैं वो बहुत दूर दूर हैं। जो सबसे नजदीक का तारा है सूरज के बाद, वहां से रोशनी को यहां आने में कितना समय लगता होगा? 20 मिनट तो मंगल से आने में लगता है। मंगल तो अपना बहुत पास का है, प्लैनेट है वो। 4.5 ईयर्स आप आसमान में जो तारे देखते हो बहुत सारे, उसमें जो सबसे नजदीक वाला तारा है, प्लैनेट्स छोड़ करके तारों की बात कर रहे हैं, सबसे जो नजदीक वाला तारा है वहां से लाइट को आने में लगते हैं 4.5 ईयर्स। और वो सैकड़ों हजारों जो दिखते हैं आकाश के अंदर में, वो सब उससे बहुत दूर दूर हैं। सैकड़ों साल, हजारों साल लगते हैं लाइट को आने में। तो जब हम वो देखते हैं टिमटिमाता हुआ तारा, तो हम उतने 1000 साल पुरानी घटना को देख रहे होते हैं, या उतने 100 साल पुरानी घटना को देख रहे होते हैं जब उसमें से लाइट निकली होगी। तो ये इतनी दूरी के कारण ये जो तारे हैं ये ऑलमोस्ट स्थिर से रहते हैं। आप 100-200 साल, 400 साल, 1000 साल,
100 साल करोगे तो ये जो दूर वाले तारे हैं ये चलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन धरती जैसा चलती है वैसा प्लैनेट्स चलते हैं, और प्लैनेट्स चूंकि नज़दीक हैं तो वो चलते हुए नजर आएंगे। तो ये जो फिक्स्ड स्टार्स हैं वो हमारा बैकग्राउंड होता है, फिक्स्ड बैकग्राउंड होता है, और उसके ऊपर चांद चलता है, उसके ऊपर सूरज चलता है, अगर धरती से बात करें तो, या सूरज से बात करें धरती चलती है फिक्स्ड स्टार्स के बैकग्राउंड में। तो सारी एस्ट्रोनॉमी जो की जाती रही है वो इस तरीके से करती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये दिशाएं हैं, हाँ ये दिशाएं हैं, ये दिशा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मेष है, यहाँ से यहाँ तक वृषभ है, यहाँ से यहाँ तक मिथुन है, कर्क है, इस तरीके से। इसके बाद इनके ये अंग्रेजी वाले नाम भी हैं, उस फिगर में भी अंग्रेजी वाले नाम थे जिसके ऊपर मैंने हिंदी चढ़ा दिया था। तो ये ज़ोडिएक साइंस कहलाते हैं। ये हमने फिर यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें हमें राम के जन्म वाले श्लोक में से मिली थी। एक जन्म लग्न था जो कर्क था, नक्षत्र था जिसके देवता अदिति थे, बृहस्पति और चंद्रमा जो थे वो कर्क में उदित हो रहे थे, और 5 प्लैनेट्स जो थे वो अपने उच्च स्थान पर थे, और चैत्र की नवमी थी। अब पहले देखते हैं जो सबसे पहला है हमारा जन्म लग्न। तो जन्म लग्न क्या होता है? तो जन्म लग्न क्या होता है कि जिस समय बर्थ हुआ और जहां पर बर्थ हुआ वहां से आप ईस्ट की तरफ देखो, ईस्टर्न हॉरिजन पर देखो, उसको देखो। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि ईस्ट किसको कहते हैं। हाँ, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ईस्ट किसको कहते हैं। तो एक वॉलंटियर कोई बताएंगे? आप आ जाओ, आ जाओ, कोई आ जाओ, जरा ईस्ट समझाओ हमें, ईस्ट किसको कहते हैं? हाँ, ईस्ट किसको कहते हैं? मान लो आप यहां पर हो, मान लो आप ग्लोब पर इस समय यहां पर हो, ईस्ट कहाँ है? हाँ, इधर की तरफ ईस्ट है, इधर की तरफ नॉर्थ, ऐसा नॉर्थ है और ऐसा साउथ है, ठीक ना? तो आप ग्लोब धन्यवाद। आप धरती के ऊपर जहां भी रहें वहां से आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाएं, ठीक है? जहां भी है वहां हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाएं, और उसी प्लेन के ऊपर सब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होने हैं। तो यहां पर अगर आप हैं तो ऐसे टेंजेंशियल हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा, और इस प्लेन के अंदर में चीजें होंगी, और उसमें ये जो पोल है अपना, उस पोल की तरफ जो शॉर्टेस्ट पाथ से आप जाने की कोशिश करोगे दैट विल बी नॉर्थ, ठीक है? तो आप जहां कहीं पर भी हैं, आप अब ग्लोब की कल्पना करना कि आप धरती के एक हिस्से के ऊपर हैं, और किस हिस्से पर है पता नहीं, यहां है कि यहां है कि यहां है कि यहां है। तो आप जहां पर भी हैं, अगर ईस्ट वेस्ट का पता करना है अपने को, तो वहां से आप एक टेंजेंशियल प्लेन डालो, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। और आप जहां हो वहां से नॉर्थ पोल फिक्स्ड है और साउथ पोल फिक्स्ड है, क्योंकि धरती रोटेट करती है तो वो नॉर्थ साउथ के ही एक्सेस पे करती है। तो इस पर जाना है, यहां से हमें इस पे जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा लेंगे हम? ऐसा वाला लेंगे, है ना? ये नॉर्थ हो जाएगा। एक बार नॉर्थ फिक्स हो गया तो उसके अपोजिट साउथ है, और फिर उसके राइट साइड ईस्ट है, लेफ्ट साइड वेस्ट है। तो जिस समय में और जहां पर अयोध्या में अगर जन्म हुआ है तो अयोध्या से, जहां ग्लोब पर जहां अयोध्या है वहां देखो, राइट? और तो अगर अयोध्या में जन्म हुआ है तो जिस समय धरती जहां भी है वहां पर आप अयोध्या ढूंढो पहले कहां है, और अयोध्या से आप पूरब दिशा ढूंढो, और उस दिशा में जब आप चलो तो आप देखो कि आप कहां पहुंचे, कौन सी राशि में पहुंचे, कौन से जोडियाक में पहुंचे। पहुंचेंगे ना कहीं पे। ये तो पूरा 360 डिग्री बना ही हुआ है। अभी मान लीजिए मेरा यहां पर हम हैं किसी समय में, जब जन्म हुआ, यहां कहीं पर जन्म हुआ, तो यहां से हम ईस्ट ढूंढेंगे कि ईस्ट किधर है। जैसे अभी हमने यहां पर आपको बताया, तो वो ईस्ट अगर मान लो इधर आ गया तो हम इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, ये कौन सा हिस्सा बना, तो हम बताएंगे कि अच्छा इस वाले 30 डिग्री के अंदर पड़ गया, वो कहलाता है जन्म लगन, ठीक है? तो इनका जन्म लगन कर्क है का मतलब है
कि जिस समय में ये जन्म हुआ है वो, और दोपहर के समय में, क्योंकि ये गोल गोल घूम रही है, ये गोल गोल घूम रही है ना, तो जब ये घूमेगी और हम किसी शहर पे हैं तो वहां से जब मैं ईस्ट डालूंगा तो वो ईस्ट अभी इस वाली राशि में है, इस वाले 30 डिग्रीज में है, और थोड़ी देर बाद मेरा शहर जब यहां पहुंच जाएगा, ईस्ट डालूंगा तो ईस्ट इधर हो जाएगा, है ना, वो ईस्ट है, इसके साथ साथ घूमेगा, क्योंकि जब मैं यहां हूं तो मेरा ईस्ट फिक्स हो गया है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। जब ये यहां आ जाएगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा, जब ये यहां आ जाएगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। तो मेरा ईस्ट डायरेक्शन हमेशा 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाएगा, जिसको हम ईस्ट कह रहे हैं। ये अगर मेरा ईस्ट है तो धरती घूमेगी तो वो ईस्ट भी मेरा घूमेगा, और जब घूमेगा तो अलग अलग राशियों में से होकर गुजरेगा, अलग अलग जोडियाक्स में से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो जिस समय में दोपहर के समय में अगर जन्म हुआ है तो आप दोपहर के समय में ईस्ट की धरे ढूंढो, शाम को हुआ है तो शाम को ईस्ट की धरे ढूंढो, 5 बजे हुआ है तो 5 बजे वाला ढूंढो, 6 बजे हुआ है तो 6 बजे वाला ढूंढो। इसीलिए लोग जब बनाते हैं जन्म पत्री तो समय पूछते हैं, क्योंकि हर 2 घंटे के अंदर में बदल जाना है। 30-30 डिग्री का बना हुआ है वो, और 24 घंटे के अंदर में उसको सब में से गुजर जाना है। 12 राशियां है, 24 घंटे में सबसे गुजर जाना है उसको, तो एक राशि में कितनी देर रहना है? 2 घंटे। तो अगर आप बीच में हैं तब तो कोई बात नहीं, अंदाज से भी अगर आधे घंटे आगे पीछे भी हो गया तो वो जोडियाक नहीं बदलेगा। लेकिन आप कहीं बाउंड्री पर अगर है तो 5 मिनट इधर और 5 मिनट उधर, उसके अंदर में बहुत कुछ बदल जाएगा। हाँ, तो इसीलिए वो कहते हैं कि भाई पक्का समय बताओ एंड सो दैट। तो ये जन्म लग्न है, और जन्म लग्न इनका कर्क है। तो ये जन्म लग्न की बात ये हो गई कि इनका जो जन्म लग्न है वो कर्क है, राइट। तो ये हो गया, ये हमने बता दिया, तो इनका ये कर्क है, ये बता दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आया नक्षत्र, है ना। नेक्स्ट आया नक्षत्र। नक्षत्र कह रहे हैं कि जिनके देवता अदिति हैं। तो नक्षत्र क्या है कि जो जिस तरह इसको 12 भाग में बांटा है वैसे ही इसको 27 भाग में बांट लीजिए। वो जो दिशाएं बन गई वो नक्षत्र कहलाते हैं। तो 27 भाग में बांटेंगे तो एक एक भाग जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट का आएगा। ओके, 360 को जब आप भाग लगाओगे 27 से, 360 डिग्री को आप 27 से जब भाग लगाओगे तो 13 डिग्री 20 मिनट। कौन सा मिनट? घंटा वाला? हाँ, 60 मिनट का 1 डिग्री, है ना, यानी ये 40/3 हो गया, 40/3 डिग्री हो गया ये। तो उसको नक्षत्र कहते हैं। वैसे 27 नक्षत्र हो गए। तो एक एक राशि के अंदर में आपको वो पक्का तो नहीं होगा ना, एक नक्षत्र, 1-2 राशियों के अंदर में एक ही नक्षत्र भी होगा, क्योंकि वो 12 है या 27 है। अगर 24 होते तो बड़ा अच्छा रहता, एक एक के अंदर 2-2 हो जाते, लेकिन 27 हैं। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होगा कि पूरा का पूरा नक्षत्र राशि में है, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि पूरा का पूरा नक्षत्र एक राशि में नहीं होकर के एक राशि से दूसरे राशि में साथ में जा रहा है। तो वो नक्षत्र कहलाता है। और उसके 27 नक्षत्र हैं, और सभी नक्षत्रों के लिए उन्होंने अपने शास्त्रों के अंदर में एक एक देवता फिक्स करके रखे हुए हैं। इसका ये देवता, इसका ये देवता, उसका वो देवता, उसका वो देवता। बहुत सारे देवता है ना, तो कम से कम 27 को तो खुश कर ले। तो इसमें अदिति जिसका वो है देवता, उसका नाम है पुनर्वासु। तो वो और अब बता रहे हैं। अच्छा हाँ, तो वो दिशा से सिर्फ नहीं है, जिस समय में आपका जन्म होता है, हाँ ये है अदिति का जो नक्षत्र, जिसकी देवता अदिति है, वो पुनर्वासु कहलाता है। और ये 2 में मिक्स है, एक जो मिथुन जेमिनी जिसको कहा था, और एक कर्क जिसको कहा था। तो थोड़ा उसका जेमिनी में, ज़्यादातर हिस्सा उसका जेमिनी में है यानी मिथुन में है, और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो कर्क में भी जाता है, राइट। और
ये जो कहते हैं कि नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र, उसका भी एक अलग से, हाँ उसका भी एक अलग से ये है। अच्छा, तो जन्म का नक्षत्र कैसे डिसाइड करते हैं? राशि डिसाइड करने के लिए तो आप ईस्ट की तरफ देख लो, ईस्टर हॉरिजॉन में देख लो, लेकिन नक्षत्र डिसाइड करने के लिए जन्म के समय में आप चंद्रमा को देखो, जहां पर जन्म हुआ है और जब जन्म हुआ है वहां से आप चंद्रमा को देखो। आप देखो माने ऐसे आंख से नहीं देखो, कैलकुलेशन से जो आ रहा है। सन को सेंटर में दिया, अर्थ को घुमाया, चंद्रमा अर्थ के अबाउट घूम रहा है, अब वो कैलकुलेशन से आएगा कि यहां अर्थ है, यहां अयोध्या है और चंद्रमा यहां है, तो अयोध्या से चंद्रमा की ओर जब लाइन खींचे तो वो दिशा किस नक्षत्र में जाके पड़ती है, उसको कहते हैं जन्म नक्षत्र। ठीक है, तो जन्म लगन अलग है और जन्म नक्षत्र अलग है। जन्म लगन के समय में आपको सिर्फ पूरब दिशा में देख डालना है, पूरब दिशा में कौन सी राशि पड़ रही है, और जन्म नक्षत्र के लिए आपको चंद्रमा से मिलाना पड़ेगा, अपने शहर को चंद्रमा से मिलाना पड़ेगा, और वो जो दिशा बनेगी वो कौन से नक्षत्र में पड़, जो 27 भाग में बटा हुआ है, तो वो नक्षत्र कहलाता है। तो वो नक्षत्र यहाँ पे इनका पुनर्वासु है। और ये राशि में अगर देखें तो वो नक्षत्र ज़्यादातर जमुनी में पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पड़ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि वो उसके अंदर जस्ट जा रहा है, राइट। और क्या बताया इसके अंदर में? नक्षत्र के बाद बताया कि बृहस्पति और मून वो कर्क में प्रोद्यमाने, है ना, उसमें अभी राइज कर रहे हैं, उसमें पहुंच रहे हैं, तो उसका भी आप देखें, वो कहा गया। अच्छा, पहले उच्च स्थान पे बात कर ले। ठीक है, तो बृहस्पति और मून जो है, जुपिटर और मून जो है वो कर्क में प्रवेश कर रहे हैं उस समय पे, तो ये उसका तीसरा है। इसके बाद ये उच्च स्थान, अब ये उच्च स्थान वाला देखना क्या है, और नीच स्थान ये कहानियां बहुत बनाई हुई है ना, वो एस्ट्रोनॉमी है, लेकिन उस एस्ट्रोनॉमी के अराउंड बहुत सारे स्टोरीज बनाए हैं, और उसी से पंचांग, जन्म पत्री, इसका फल, उसका फल, वो सब करते हैं। तो हम तो एस्ट्रोनॉमी पार्ट को केवल देख रहे हैं, लेकिन वो चूंकि शब्दावली वहीं से ली गई है, तो इसलिए वो उसकी बातें करना है अपने को। तो हर एक प्लैनेट जो अच्छा, प्लैनेट भी किसको कहते हैं? इसमें प्लैनेट जो हमारे, जिसको हम लोग जानते हैं प्लैनेट, वो वाले प्लैनेट नहीं है, उसकी लिस्ट अभी हम बताते हैं, लेकिन जो भी प्लैनेट है, तो उस प्लैनेट के लिए उन राशियों के अंदर में बताया हुआ है कि ये जो जगह है, ये वाली जो राशि है, ये वाला जो 30 डिग्री है, ये इस प्लैनेट के लिए सबसे फेवरेबल है। ये प्लैनेट जब यहाँ रहेगा, यानी उस प्लैनेट को आप देखें तो उस दिशा में जा रहे हैं, उस राशि में जा रहे हैं, तो ये प्लैनेट जब यहाँ रहेगा तो उस समय में वो सबसे बलशाली होगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा जिंदगी के ऊपर, ये करेगा, वो करेगा, वगैरह वगैरह कहानियाँ हैं। तो उसको कहा जाता है उच्च स्थान, एक्सॉल्टेड पोजीशन। और इसी तरह से एक राशि अलग है होगी, अगर वो वहाँ प्लैनेट वहाँ पर है, उस वाले 30 डिग्रीज में है, तो उसको कहा जाता है फॉल पोजीशन या नीच स्थान। ओके, तो 5 प्लैनेट्स जो हैं वो उच्च स्थान पर हैं, ऐसा उसके अंदर में लिखा गया है। ये सब इनके पोजीशंस हैं। पहले तो प्लैनेट्स देख लीजिए, इसमें सूर्य को भी प्लैनेट ही मान करके नवग्रह की पूजा करते हैं ना, कोई भी पूजा वूजा कराओ तो वो जमीन के ऊपर ऐसा वैसा रेक्टेंगल्स और क्या क्या बना करके पहले नवग्रह बनाते हैं, नवग्रह की पूजा करते हैं। तो वो नवग्रह जो है वो ये हैं, सूर्य भी उनका ग्रह है, चंद्रमा भी उनका ग्रह है, और उसके बाद फिर ये मार्स है, अपना मंगल, फिर ये मरकरी है, बुध ये है, बृहस्पति, जुपिटर, फिर वेनस शुक्र है, और सैटर्न जो है सो शनि है। इसके अलावा राहु केतु भी आते हैं, लेकिन मुख्य प्लैनेट्स ये कहे जाते हैं। और ये इनके उच्च स्थान है और ये इनके निम्न स्थान है। सूरज अगर एरिस में है, एरिस मतलब मेष, इसमें अगर है तो वो उच्च स्थान पर है। मून अगर टॉरस में है, वृषभ में, तो वो उसका उच्च स्थान है। इसी तरह से हर किसी का अपना अपना उच्च स्थान है। और 5 प्लैनेट्स की बात की गई है।
5 प्लैनेट्स की बात की गई है, तो इसमें से 5 चूज करना पड़ेगा कि कौन से 5। ये सब उच्च स्थान है और ये 5 प्लैनेट्स हैं। अच्छा, यही 5 प्लैनेट्स क्यों हैं? यही 5 प्लैनेट्स क्यों हैं? इसके में भी एक थोड़ा सा है कि आप देखो, जो चंद्रमा है उसको पहले ही बता दिया है ना। बृहस्पति के साथ चंद्रमा कर्क लगन में प्रोद्यमान है, तो चंद्रमा कहाँ है? कर्क में है, और चंद्रमा का उच्च स्थान जो है वो वृषभ में है, तो चंद्रमा नहीं है। वो 5 जो उच्च स्थान में उसमें चंद्रमा नहीं है। और इसके बाद ये जो बुध है, ये बुध और ये सूर्य, ये एक साथ अपने अपने उच्च स्थान में एक साथ दोनों में कभी नहीं रह सकते। ये एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है। ये जब रहेगा इसमें तो फिर ये बुध जो है सो इसमें उस समय में नहीं रह सकता है, तो इसलिए इसमें से भी एक को जाना ही जाना है। तो इसको भी भेज दो तो 5 बचेंगे, और वो 5 ये हैं, वो 5 ये हैं, और उनके उच्च स्थान इन 5 है, और इनके ये 5 ये उनके उच्च स्थान है। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई। जो जितने वहां इंफॉर्मेशन थी वो सब हमने इकट्ठी कर ली एक जगह पे, कि ये सूर्य जो है ये यहाँ पर है ना, सूर्य जो है वो यहाँ पर है, मंगल जो है सो यहाँ पर है, जुपिटर यहाँ पर है, वेनस यहाँ पर है, सैटर्न यहाँ पर है, चंद्रमा जो है सो कर्क में जमिनी से वो कर्क के अंदर में प्रवेश कर रहा है। ये सब हमने इकट्ठी कर ली। अब इसको क्या किया, इसको डाला गया इस सॉफ्टवेयर के अंदर में। ये बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है प्लैनेटरी पोजीशंस के लिए, प्लैनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर। पहले प्लैनेटेरियम था, उसके बाद उसका अगला वर्जन आया तो गोल्ड आया। इसके अंदर में सबको फीड किया गया कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन स्काई में कब हो सकता है, राइट। तो वो सॉफ्टवेयर ने उसको निकाल करके और उसको दे दिया, और वो कॉन्फ़िगरेशन जब आ रहा है तो वो आ रहा है 10 जनवरी 5114 BC। अयोध्या से जब सारे कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं तो ये जो वहाँ हमने देखा कि सन को यहाँ होना चाहिए, मार्स को वहाँ होना चाहिए, मून को वहाँ होना चाहिए, ये सब कुछ इतने तारीख को आ रहा है। अब इसमें तो कोई एक्साइटिंग बात नहीं है, और चंद्रमा का भी उसी सॉफ्टवेयर से अगर उसको थोड़ा पहले चलाओ, 12 बजे चलाओ, और फिर आगे बढ़ाओ 12:05 पे चलाओ, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, 20 मिनट पे, तो 12:10 पे वो जेमिनी से कैंसर में है ना, याद है ना, वो 20 डिग्री तो उधर है और 3 डिग्री 20 मिनट इधर है। तो जो ट्रांजिशन है वो सॉफ्टवेयर बता रहा है कि 12:10 पे वो एक्चुअली कैंसर में प्रवेश करता है। तो जो कहते हैं कि वो प्रोद्यमान अभी उदित हो रहा है, तो अगर उसको हम इससे लेकर के चलते हैं तो 12:10 दोपहर का समय निकल करके आता है। और जन्माष्टमी में व्रत रात को 12 बजे तोड़ा जाता है, और रामनवमी में दिन में 12 बजे भोग लगाया जाता है ना। तो अपनी परंपरा में वो चल के आ रहा है। इसमें कोई बहुत इतना बड़ा व्याख्यान देने का कुछ नहीं था। कुछ भी प्लैनेटरी पोजीशन डालोगे, लिख दोगे, फर्ज करो हम कहानी लिख रहे हैं, हमने कुछ भी लिख दिया, आप सॉफ्टवेयर में डालोगे तो कोई ना कोई डेट तो आ ही जाएगी। तो कोई ना कभी तो ऐसा हो ही जाएगा, अनलेस कि हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर रखी हो। जैसे हमने अपनी कहानी में सूरज को उसी समय में उच्च स्थान पर रख दिया जिस समय बुध को रखा, वो कभी होगा ही नहीं, वो डेट कभी निकलेगी ही नहीं। तो ऐसी कोई गंभीर गड़बड़ियां अगर मैं न करूं तो कुछ भी आप आकाश का पोजीशन बताओगे तो सॉफ्टवेयर कुछ बता देगा कि हाँ इतने तारीख को ऐसा था। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन अब इसके आगे देखिए कि अब क्या हो रहा है। ये जो हमने ये डेटा आपको बता रहे हैं हम, ये इनसे हमने लिया है। सरोज बाला है ये डायरेक्टर आईसर्व की। ये सर्व भी एक्रोनिम है, ये बड़ा सा नाम है संस्था का। वो वेदों के ऊपर ये इनका साइंटिफिक रिसर्च चलता है, उसकी डायरेक्टर है। उनका ये आर्टिकल है जहाँ से हमने ये वाला इन्फॉर्मेशन जहाँ से लिया, ये वाला।
ये प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर में मैंने नहीं डाला है, ठीक है ना। तो अगर कोई गड़बड़ी हो तो ब्लेम मेरा नहीं है, सरोज बाला का है। इसलिए बता देना आवश्यक है, इसलिए बता देना आवश्यक है कि किसका है। ओके, और ये आर्टिकल का जो नाम है वो ये है हिस्टोरिसिटी ऑफ वैदिक एंड रामायण एराज, ये उस आर्टिकल का नाम है। ये एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस के अंदर में ये आर्टिकल भी पब्लिश हुआ, मतलब प्रेजेंट किया गया, और भी कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए। बहुत अच्छी किताब है, वो मेरे बैग में है अभी। और उसको ये 2012 के अंदर में उसको किताब के फॉर्म में एडिट करके पब्लिश किया गया है। और अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया था कि वो चैत्र है और नवमी है। अभी केवल प्लैनेट्स के पोजीशंस डाले गए थे, और डाल करके वो एक निकल करके आया 10 जनवरी 5114 BC। और उसको जब करस्पॉन्डिंग अब दूसरे सॉफ्टवेयर से उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग तिथि निकाली गई, महीना निकाला गया, तो दैट टर्न्ड आउट टू बी चैत्र नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी। तो यहां पर आकर के लगता है नहीं, वाल्मीकि को जानकारी थी, वाल्मीकि को जानकारी थी, ऐसे ही कुछ नहीं लिख दिया, ऐसे ही कुछ नहीं लिख दिया, क्योंकि दो ओवर स्टेट हो गया ना डेटा। एक तरफ प्लैनेट्स बता दिए और दूसरी तरफ तिथि भी बता दी। ओके, तो प्लैनेट्स से दिन निकल आएगा, उस दिन से तिथि निकल आएगी, और इधर हम तिथि भी बता के रखे हैं। तो अब वो कंसिस्टेंसी जब तक नहीं होगी तब तक फिर नॉलेज नहीं है, उनको कुछ तो भी लिख दिया। लेकिन वो अगर डेट्स निकल करके आ गई है, हाँ उस दिन चैत्र शुक्ल नवमी थी, देन यस वाल्मीकि न्यू अबाउट ऑल दोस प्लैनेट्स का पोजीशंस वगैरह। दूसरा जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं जिसमें कि राम का वनवास का है। ये 2 का मतलब है अयोध्या कांड, है ना, उसमें 1 था, वो बालकांड था, ये अयोध्या कांड है, और उसमें ये वाला श्लोक है। और इसका अर्थ है कि दशरथ जो हैं वो अब तय करते हैं कि कल हम राम का करेंगे, और उसमें जो चीज़ें लिख रखी हैं उनमें एक चीज़ जो हमारे मतलब की है, टुमारो विल बी ए डे व्हेन द कॉन्स्टलेशन ऑफ पुष्य, नक्षत्र पुष्य विल बी इन द एसेंडेंट, माय सन रामा ब्ला 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 ब्ला। और आगे देखिए, तो एक तो ये बात है, डे ऑफ एक्साइल है ये। और आगे देखिए, ये दूसरा श्लोक है, 18वां श्लोक है ना। वो जो इसके पहले वाला श्लोक था वो ये था, ये चौथा सर्ग है, अयोध्या कांड है, चौथा सर्ग है, और ये पहला श्लोक है, और ये उसका दूसरा श्लोक है। और उसी क्रम में जब वो कहानी आगे चलती है तो ये 18वां श्लोक है ये चौथे सर्ग का। उसमें वो कहते हैं, राम को बता रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स आर इन्फॉर्मिंग मी दैट द फियरफुल प्लैनेट्स लाइक सन, मार्स एंड राहु आर एनक्रोचिंग माई बर्थ स्टार। ओके, उनका जो जन्म नक्षत्र है उसको ये सब उसके आसपास में इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। और उनका जन्म स्टार जो है, जन्म का जो नक्षत्र है वो है रेवती। और बता रहे हैं ये उसी अयोध्या कांड में ही चौथे सर्ग में, टुडे द मून इज एंटरिंग द कॉन्स्टलेशन नोन एज पुनर्वासु विच कम्स बिफोर पुष्यमणि स्टार, है ना। और ये बता रहे हैं कि ऐसा कल का दिन ठीक रहेगा ये राज्याभिषेक करने के लिए। तो ये राज्याभिषेक जब वो करते हैं उस समय कौन से मंगल और वो कैसे उनके नक्षत्र को घेर रहे हैं और पुष्य हो रहा है, ये सब वर्णन वहाँ पर वाल्मीकि ने करके रखा है। और आप जानते हैं कि राज्याभिषेक जिस दिन होना था उसी दिन उनका वनवास हुआ, राइट। तो इसलिए ये प्लैनेट पोजीशंस जो हैं वो एक वनवास की तारीख यहाँ से पता चल सकती है। उनका अपना नक्षत्र जो है वो रेवती है, जन्म नक्षत्र। और वो सारे प्लानिटरी पोजीशंस, जब ये सारा इन्फॉर्मेशन जब इसमें सॉफ्टवेयर में डाला जाता है तो उसमें से डेट निकल कर आती है 5 जनवरी 5089 BC। वो था 5114 BC, था ना। तो कितने साल बीते? राम का जन्म हुआ था 5114 BC में, और ये राम को वनवास मिल रहा है
5089 BC में 25 years, 25 years, which looks quite reasonable. ठीक है ना? अगर कुछ भी प्लैनेट्स का पोजीशन ऐसे ही कुछ लिख दिया होता तो हो सकता था 722 साल निकल करके आ जाता, या 5000 साल निकल करके, कुछ भी निकल करके आ सकता था, या 70 साल ही निकल करके आ जाता। लेकिन 25 इयर्स निकल करके आ रहा है, विच लुक्स कि हाँ मामला बिल्कुल सही जा रहा है, मामला बिल्कुल ठीक जा रहा है। 25 साल की उम्र के अंदर में वनवास हो रहा है तो लगता है कि हाँ सही है। वो ऐसे ही नहीं लिखा गया है, ऐसे ही कुछ कुछ मात्रा मिलाने के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि उसमें एक्चुअल प्लैनेट्स के पोजीशंस वाल्मीकि को किसी न किसी रूप में पता थे, है ना। और भी आगे इसमें आप आगे बढ़ें तो ये हो गया 25 साल हो गया इस कैलकुलेशन के अनुसार उसका जो एज है। अब एक दूसरा आता है जिस समय में कि रावण सीता हरण करने के लिए आते हैं, और सीता हरण करने के लिए आते हैं तो क्या वेश बना करके आते हैं? साधु का वेश बना करके आते हैं, और वो लक्ष्मण रेखा के उस साइड में सीता होती हैं, इस साइड में रावण होते हैं, और पहले उनमें वार्तालाप होता है ना, पहले उनमें वार्तालाप होता है, बातें होती हैं, बातें होने के बाद वो भिक्षा लेने वाला प्रकरण सामने आता है। तो वार्तालाप के समय में वो सीता उनको बताती हैं कि मैं कौन हूं और यहाँ क्यों हूं और मेरे पति कहाँ हैं, मैं अकेली क्यों हूं। तो वो जो वार्तालाप हो रहा है तो उसके अंदर में कई सारे श्लोक हैं, और उन कई सारे श्लोक में से एक ये है जिसका अर्थ ये है कि मेरे हस्बैंड जो हैं, ही वॉज 25 ईयर्स ऑफ एज एट दैट टाइम। ये अपना एक्साइल बता रही है कि वन में क्यों है, जंगल में क्यों है। वो बताती हैं कि मेरे हस्बैंड के जो पिता हैं दशरथ, उनका ऐसा प्रताप है और ऐसा है और ये वगैरह वगैरह। पहले दशरथ का वर्णन आता है, उसके बाद फिर आता है कि उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे पति और यहाँ वन के अंदर में आ गए और मैं साथ आ गई, ये सब वर्णन आता है। तो उसी क्रम में ये बताती हैं कि जिस समय ये वनवास हुआ है ना, ये श्लोक है, ये वाला श्लोक है, ये अरण्यकांड का 47 सर्ग और 10वां श्लोक है ये, जिसके अंदर में कि ये उसका मेरे को वो वाला फॉन्ट मिला नहीं अभी, तो हमने ऐसे लिखा हुआ है इसको। तो उस वार्तालाप के अंदर में ये बताते हैं कि ये मेरे पति 25 साल के थे। अब देखो जिस समय वो लिखा जा रहा था एक साइल वाला, वो पन्ना बहुत पीछे है रामायण के अंदर में, है ना। वो अयोध्या कांड का सारा मामला है, ये पन्ना बहुत आगे है, अरण्य कांड का मामला है। लेकिन सीता जो कह रही है उसको एज बता रही है राम की, वो 25 ईयर्स बता रही है। वो 25 ईयर्स बता रही है, और उस समय वाले अयोध्या कांड वाले प्लैनेट पोजीशन से भी वो 25 ही निकल करके आ रहा है। तो दैट मेक्स द सेंस। और तीसरा हम एक और लेंगे, ये खर दूषण का युद्ध जिस समय हो रहा है। ये खर के साथ जिस समय में लड़ाई हुई, कब हुई खर के साथ लड़ाई, और क्या किस लिए लड़ाई हुई? शूर्पणखा की नाक काट दी थी, है ना। नाक काटने का इतिहास बड़ा पुराना है। जब कुछ गड़बड़ कोई करे तो उसकी नाक काट दी जाती है। और भारतवर्ष में कटी हुई नाक पर नकली नाक लगाने की भी बड़ी पुरानी परंपरा है। प्लास्टिक सर्जरी वहां से विकसित हुई है ना। भारतवर्ष के अंदर में कुम्हार जाति के लोग, सुश्रुत ने जैसा लिखा था अपने उसके अंदर में, वैसा वो आर्टिफिशियल नाक यहाँ से लेके स्किन से चमड़ा ले करके और उससे नाक बना करके और उसके यहाँ पर उसको इन्फ्यूज करके, तो नाक काटने की भी अपनी बड़ी पुरानी परंपरा है और नाक लगाने की भी अपनी बड़ी पुरानी परंपरा है। तो वहाँ से खरदूषण का युद्ध हुआ, और खरदूषण का जिस समय युद्ध हुआ है उसका जो रामायण में वर्णन है उसमें सोलर एक्लिप्स का पूरा वर्णन है। सोलर एक्लिप्स था जिस दिन खर के साथ में ये युद्ध हुआ है। और आप देखो क्या क्या चीजें इसके अंदर में आती हैं। ये श्लोक यहाँ पर है, सर्ग है, ये श्लोक है, ये उसका अरण्यकांड है।
In the middle of his army, Khar was looking like Mars in the middle of the planets in the sky. थोड़ा सा मेरे को अभी इसका ओरिजिनल से ट्रांसलेशन मिलाना है कि Khar was looking like Mars या Khar was looking at sky with Mars in the middle of the planets in the sky. मुझको अभी इसको वेरीफाई करना है. When Khar moved his army towards Rama for the battle, a red-colored evening appeared to be descending all over. Okay? युद्ध के लिए जब आया है उस समय में एक सब जगह लाल लाल बिल्कुल शाम जैसी हो गई है. ये सब इसका वर्णन आ रहा है, आपके सोलर एक्लिप्स का वर्णन आ रहा है. हाँ, ये देखिए, The sun was covered by a dark colored disk. The sun was covered by a dark colored disk that had red colored corners. देखा है आपने? टीवी के ऊपर देखा है? जो सूरज है उसका तो पूरा काला काला डिस्क हो गया है, और लेकिन किनारे पे कहीं पे एक बहुत चमकता हुआ ब्राइट. कब होता है ऐसा? पूर्ण सूर्य ग्रहण में होता है. पूर्ण सूर्य ग्रहण में होता है, इसमें नहीं होता है, पार्शियल में नहीं होता है. पार्शियल में तो कटता है और फिर वापस पूरा हो जाता है. लेकिन जिस समय में पूर्ण खग्रास जिसको कहते हैं, पूर्ण सूर्य जब होता है सूर्य ग्रहण, आपने टीवी में जरूर देखा होगा इस तरह का, वो कोरोना ऐसा बनता है, गोल गोल डायमंड जैसा बनता है ना, तो वो उसी प्रकार का वर्णन है. देखो आप, द सन वॉज कवर्ड बाय ए डार्क कलर डिस्क, काले रंग का डिस्क उसके ऊपर पूरा में छा गया है. और उसके बाद जो कॉर्नर्स है, दैट हैड रेड कलर्ड कॉर्नर्स. यहां देखिए इस वाले श्लोक के अंदर में, ऑल्दो इट वॉज डे टाइम इट स्टार्टेड अपीयरिंग टू बी इवनिंग. और इसके बाद अंत में यहां पर द सन वॉज कॉट बाय राहु, बिकॉज ऑफ विच द सन लॉस्ट इट्स ग्लो एंड ब्राइटनेस. वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स स्टार्टेड मेकिंग नॉइजेस एज इफ इट वॉज डस्क. इसके साथ अगर पहले को भी आप मिला लीजिए कि आकाश के अंदर में तारे भी दिखने लग गए, और मार्स जो है वो सेंटर में है, और बाकी प्लैनेट्स जो हैं और तारे जो हैं वो दिख रहे हैं. और इन सब को लेकर के, हाँ अच्छा ये भी है, ओके, इस वाले श्लोक में भी है, स्टार्स स्प्रैंग अप विद द ब्रिलियंस ऑफ फायर फ्लाइज. ओके, जब खग्रास पूरा पूर्ण हो गया है सूर्य ग्रहण, तो स्टार्स सारे दिखने लग गए हैं. दो इट इज नॉट नाइट, and at that moment fishes and waterfalls stood still in lakes, lotus have dried up, वगैरह 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 वगैरह. तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का पूरा वर्णन है ये. तो ये सारी इंफॉर्मेशन फिर से प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर के अंदर में जब डाली जाती है तो निकल करके आता है कि यस, 7 अक्टूबर 5077 BC को इस तरह का पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ है. अच्छा, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो धरती के हर हिस्से से पूर्ण नहीं दिखता है, कहीं से पार्शियल दिख सकता है, कहीं से पूर्ण दिख सकता है. तो यस, उन्होंने ये वेरीफाई किया है कि पंचवटी से, महाराष्ट्र में जहां पंचवटी है, जहां ये युद्ध हुआ है, वहां से ये पूर्ण सूर्य ग्रहण इस तारीख को हुआ था. और वो जो डेट निकलती है वो निकलती है 5077, वो था 5089, यानी कि 12 साल के बाद 13वें साल के अंदर में 14 साल का वनवास था. और ये शूर्पणखा के मरने के बाद, इसके नाक काटने के बाद, और खरदूषण के मरने के बाद फिर वो हो गया 1 साल के अंदर में सब कुछ होना ही था, जो लंका में जो युद्ध हुआ है और वगैरह वगैरह हुआ है. तो यानी सही जो एक 12वें 13वें साल में वनवास शुरू होने के बाद 12-13 साल के बाद जो युद्ध होना चाहिए था, प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर बता रहा है कि हाँ, सूर्य ग्रहण उस दिन था, ठीक 13 साल के अंदर में. ओके, तो ऑल दिस, ये जो चीजें क्या बता रही हैं, ये चीजें क्या बता रही हैं, ये परफेक्ट है बिल्कुल कि वाल्मीकि को, अब वाल्मीकि अगर स्टोरी राइटर हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है. भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके कहा है कि राम का वास्तविक अस्तित्व नहीं है,
ये केवल कल्पना मात्र है। था ना कुछ 5-6 साल पहले, 5-6 साल पहले जिस समय वो जो समुद्र में जो राम सेतु जिसको कहा जाता है, उसको जब तोड़ने के लिए भारत सरकार ने, और वहाँ अपना विकास अधिक होगा, है ना, समुद्र के जहाज अच्छी तरह आ जा पाएंगे, उसके लिए उसको तोड़ने की जब योजना बनाई गई थी, उस समय में काफ़ी विरोध हुआ था आस्थावान लोगों के द्वारा। तो उस समय में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने ये हलफनामा दिया था कि राम जो हैं वो एक कल्पना मात्र हैं, ऐसा कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। मुझे उसमें कुछ भी नहीं कहना है आपको, मुझे उसमें कुछ भी ओपिनियन अपना नहीं देना है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर स्टोरी राइटर थे वो, उन्होंने अपनी कल्पना से अगर राम के चरित्र को लेकर के और एक कहानी बनाई, तो भी उस कहानी के अंदर में स्थान स्थान पर जो उन्होंने प्लैनेटरी पोजीशंस बताए हैं और उनमें जो कंसिस्टेंसी बताई है, अगर उनको 14 साल का वनवास कराना था तो वैसा ही वाला प्लैनेट का उन्होंने पोजीशंस बताया है। उनको अगर सूर्य ग्रहण कराना था तो उसी दिन का कराया है जिस दिन की वो कहानी के अंदर में खरदूषण के साथ लड़ाई होती है। अगर उनको राम जन्म के समय का करना है तो उसी के अनुसार चला है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास कुछ प्लैनेटेरियम टाइप का सॉफ्टवेयर जरूर था। कुछ न कुछ उनके पास में प्लैनेटेरियम टाइप का सॉफ्टवेयर जरूर था, जिससे कि वो तुरंत कैलकुलेट कर रहा, अच्छा 14 साल बाद का मामला है, चलो लगाओ। तो जैसे भी लेकिन उनको ये सब कैलकुलेशंस मालूम थे, ये सब कैलकुलेशंस उनको मालूम थे। और उनको मालूम थे का मतलब ये नहीं कि उनको मालूम थे, उनको मालूम थे का मतलब है कि हाँ वो चीज़ें भारत में मालूम थी, बहुत सारे लोगों को मालूम थी। आज अगर हम कहते हैं कि हमें पता है कि ये यंत्र ऐसा काम करता है वैसा काम करता है, तो केवल एक व्यक्ति को थोड़ी पता होता है। हाँ, उस व्यक्ति ने हो सकता है कि उसकी खोज की हो सकता है कि उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो उसके अंदर में, लेकिन एक बार जब ज्ञान हो गया तो सबके पास ज्ञान होता है फिर वो। तो अगर वो स्टोरी राइटर भी हैं तो भी कोई बात नहीं, तब भी इसका मतलब है कि यस ही कुड कैलकुलेट ऑल द प्लैनेटरी पोजीशंस। जिस दिन उनको मन होता था इस दिन का प्लैनेटरी पोजीशन चाहिए, उस दिन का वो निकाल लेते थे अपने कैलकुलेशंस के द्वारा, और इस तरह से इंपॉर्टेंट इवेंट्स में उन्होंने अपने कैरेक्टर के और वो डाल दिए। ओके, तो वो स्टोरी राइटर हो तो भी और स्टोरी राइटर नहीं हो तो भी, दोनों हालत में, अगर वो राम के कंटेम्पररी थे, अगर ये घटनाएं सचमुच हो रही थी और यस लवकुश का जन्म उनके आश्रम में हो रहा था, वनवास के समय वो उनसे मिल रहे थे, अगर वो उनके कंटेम्पररी थे तो वो वॉच कर रहे थे, जिस दिन खरदूषण का वध हो रहा है उस दिन आकाश में क्या है वो कैलकुलेट कर सकते थे, जिस दिन जन्म हो रहा है उस दिन आकाश में क्या है वो कैलकुलेट कर सकते थे। और भी कई सारी है, मैंने केवल 3 उठाई है। रामायण के अंदर में और भी कई जगह के ऊपर ये आकाशीय घटनाओं का वर्णन है। तो दोनों हालत में वो चाहे वो देख रहे हो सारी घटनाएं, सच्ची घटनाएं हो जिस पर आधारित रामायण वो लिख रहे थे, या वो एक कोरी कल्पना से काल्पनिक कहानी लिख रहे थे, अपना एक चरित्र बनाया उन्होंने राम का, रावण का, हनुमान का, और वो चरित्र बना करके उन्होंने स्टोरी लिखी। दोनों हालत में वाल्मीकि को एस्ट्रोनॉमी का बहुत सारा ज्ञान था। दैट्स इट।